ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। नए साल पर ईरान के कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। बताया गया कि इन प्रदर्शनों में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। जमकर बवाल हुआ, लोग नारे लगा रहे हैं कि मुल्लाओं को जाना होगा। कुल मिलाकर देखें तो ईरान में जेनजी आंदोलन तेज होता जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन मौजूदा खामेनेई की सत्ता के खिलाफ हो रहा है और लोग खुलकर शाह और पहलवी परिवार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के कई प्रांतों में फैल चुका है। इसकी वजह ईरान की करेंसी का रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच जाना है। ईरान के सरकारी टीवी पर जैसे ही बताया गया कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार के पास शुश इलाके में व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने यह बताया कि इस्फहान, शिराज और मशहद जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए। तेहरान के कुछ इलाकों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे, लेकिन प्रदर्शनकारी 4 दिन से डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में साल 2022 में ऐसा ही बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन तब की और अब की वजह में फर्क है। इस बार मामला अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। ईरान में इस वक्त रियाल और तोमन की हालत क्या है, कैसे वहां हाइपर इन्फ्लेशन है, इसको समझेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। अब ईरान में भड़के जेंजी, सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ बगावत। ईरान में कई शहरों में जेंजी का प्रोटेस्ट। दिस इज द फाइनल बैटल के नारों से कांपा तेहरान। प्रदर्शनकारियों ने लगाए बेशरम बेशरम के नारे। आंदोलनकारी जेंजी पर फायरिंग की खबर। नेपाल के बाद अब ईरान में भी जेंजी सड़कों पर उतर चुका है। तेहरान और मशहद की सड़कों पर दिस इज द फाइनल बैटल का नारा गूंज रहा है, यानी ये निर्णायक लड़ाई है। इस नारे का सीधा मतलब है कि ईरान की आवाम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उतर गई है। ईरान की जनता सड़कों पर है, पूरा ईरान जल रहा है। पुलिस को कई जगह गोली चलानी पड़ी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक ईरान की आवाम इतनी आक्रामक क्यों हो गई। दरअसल ईरान की करेंसी रियाल ऑल टाइम लो पर पहुंच गई। ईरानी मुद्रा रियाल में एक ही दिन में 7% की गिरावट आई है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बाहर से कोई चीज नहीं मंगा सकते, क्योंकि $1 के लिए 14,02,000 ईरानी रियाल खर्च करना पड़ेगा और इससे ईरान में महंगाई बढ़ रही है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। कुल महंगाई दर 42.2%। खाद्य पदार्थों की महंगाई 72% तक पहुंच गई है। ऊपर से ईरान में भयंकर सूखा पड़ रहा है, लेकिन ईरानी हुक्मरान अपनी जनता को धर्म का चूरन चटा चटा कर मदहोश कर रखे थे। अब जब ईरान की जनता को होश आ रहा है, तब उन्हें पता चल रहा है कि यही हुक्मरान उनके असली दुश्मन है। लिहाजा देखिए कैसे ईरान में जेंजी सड़कों पर उतरा है और नारे लगा रहा है। सड़क से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। खलीफा की आर्मी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चल रही है। बावजूद इसके भीड़ पीछे हटने को राजी नहीं है। देश भर में व्यापारियों की हड़तालें और विरोध लगातार जारी रहे। तेहरान की ग्रैंड बाजार, लाल हजार स्ट्रीट, नासिर खोसरो और इस्तांबुल स्क्वायर सहित कई जगह दुकानें बंद रही। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता में बैठे धर्मगुरुओं के पतन और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। तानाशाह को मौत के नारे लगाते हुए व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील की गई। इधर फ्लोरिडा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की, तो उस पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से और हमले हो सकते हैं। अगर ईरान अपनी हरकतों में सुधार नहीं करता, तो अगला हमला बहुत तगड़ा और विनाशकारी होगा। कुल मिलाकर ईरान जहां घर में घिरा है, तो वहीं अमेरिका भी उसे बाहर से घेरने में जुटा है। सवाल ये कि क्या सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की गद्दी जाएगी? क्या ईरान की मदद रूस करने आएगा? इस बार का आंदोलन भूख, महंगाई, गरीबी को लेकर है।
क्या सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई इस पर काबू पा सकेंगे? क्योंकि पिछली बार महसा अमीनी के हिजाब वाले प्रदर्शन को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने बड़ी ही बर्बरता से खत्म किया था। ऐसे में इस बार वो कौन सा टूल इस्तेमाल करें, देखने वाली बात होगी। और अब हम चर्चा करने के लिए अपने दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले तारुफ मैं आप लोगों का करवा दूं अपने मेहमानों से। डॉक्टर शुभदा चौधरी, मिडिल ईस्ट की जानकार हैं आप, बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही शरद कोहली जी हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुभदा जी आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि जब ईरान में आज की तस्वीर हम देखते हैं, ये अर्थव्यवस्था को लेकर के जो प्रदर्शन जारी है, क्या ये साल 2022 में वे प्रदर्शन से एक बड़ा रूप लेता जा रहा है, ये मान करके चल ले क्या? क्योंकि आप जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो नारेबाजियां सुनाई दे रही हैं, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। देखिए सुरभि जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया जी। पहली चीज ये है कि आज ईरान में प्रोटेस्ट का 5वां दिन है जी। इसमें 2 पैरेलल रियलिटीज साथ में चल रही हैं। जो वेस्टर्न और इजरायली मीडिया है वो ये दिखा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल अपराइजिंग है, और जो एक्चुअल ईरानियन मीडिया है जहाँ पे सेंसरशिप भी है, वो ये दिखा रहे हैं कि ये सोशो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अपराइजिंग है। 2009 के बाद से लगातार हर 2 साल पे ईरान में प्रोटेस्ट चले हैं। ईरान में 4 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, रेड लाइंस, व्हाइट, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अभी ये सेकंड जो सिक्योरिटी लाइन है, जो येलो लाइन है, उसके हिसाब से एबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर आता है। ये कहानी शुरू होती है कि 2 चीजें साथ में चल रही थी। इब्राहिम रईसी जो पहले प्रेसिडेंट थे ईरान के, तो उन्होंने जो नियुक्त किया था मोहम्मद फरजीन को, जो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के गवर्नर के पोजीशन में थे। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद काफी लोग फरजीन को जाना चाहते थे कि वो चले जाए या सैक हो जाए। अब जब ये प्रोटेस्ट बढ़ चुका है तो पेजेस्कियान जी ने हिम्मती, जो रूहानी के टाइम पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, उनको वापस ले आए हैं। अब इशू क्या है? $1 यानी कि 1,40,000 तोमान हो गया है। इन्फ्लेशन 50,000 से 50% से ज्यादा हो गया है। 28-30% जो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है जी। तो मुद्दा ये है कि अब इसे हम कैसे समझेंगे, क्योंकि 27 प्रोविंसेस में अपराइजिंग बढ़ चुका है, लेकिन IRGC की पकड़ भी उतनी ही है। बेंजामिन नेतन्याहू अभी जब मार लागो गए थे तो उन्होंने फिर से ईरान पे अटैक करने की बात की। ईरान को रशिया मदद कर रहा है। कम से कम 5वां मिलिट्री कार्गो प्लेन बेलारूस से होते हुए अभी ईरान रशिया का, चाइना का सप्लाई लेके लैंड किया है आज के दिन। तो मदद है। ईरान इजराइल वॉर में इजराइल को ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि उनका ऑलरेडी डेप्थ है 89 बिलियन का, और पर डे उनको $200 मिलियन का लॉस हो रहा था। ईरान का फिर से वो लॉजिक ले आए हैं कि फिर से कि वो न्यूक्लियर कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, और ये सारी चीजें जो दूसरे रेजा शाह पहलवी के जो बेटे हैं, जो पहलवी मोनार्की है, उसकी बहुत ज्यादा ग्राउंड रियलिटी में ईरान में उतनी पहुंच नहीं है। वो US में रहते हैं, वो मोनार्की वापस लाना चाहते हैं। जितने भी ईरानियन डायस्पोरा है वो रिजीम से नफरत करती है, वो US, कनाडा, UK में रहती है। इसके साथ 1980-88 में जो 8 साल का वॉर हुआ था ईरान इराक के बीच में, उसमें जो MEK टेररिस्ट ग्रुप निकला था, उसके भी रोल आ गई है यहाँ इस प्रोटेस्ट में। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये कोई, ईरान एक मोनोलिथिक कंट्री नहीं है और कोई भी लीडर नहीं है। एक जो वायरल हुआ था फोटो 2 दिन पहले की, एक आदमी पूरे राइट पुलिस के सामने बैठा हुआ है, सिर झुकाए। कोई लीडर नहीं है इस प्रोटेस्ट का। कोई ग्रुप पूरे के पूरे ईरान को, उसकी एथनिक डाइवर्सिटी को सिंबलाइज नहीं करता है। क्या ईरान अगर US इजराइल का प्रेशर बढ़ेगा और उसको वो किसी तरीके से इंटेलिजेंस के रूप में परेशान करना चाहे या अंदर दखल लेना चाहे, जैसा US ने तो कम से कम 200 साल में 400 रिजीम चेंजेस किए हैं, तो अगर ऐसा करना चाहे तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान अजरबैजान में, इराक में, यमन में अपना रोल प्ले करने वाला है, और ये रीजनल से ज्यादा लेवल पे जा सकता है।
ठीक है, मैं शरद सर के पास जाऊँ इससे पहले एक और इसमें सवाल है जो ज़रूरी हो जाता है मुझे अभी पूछना कि मैम एक सवाल ये भी जहन में आता है कि इससे पहले अब तक हमने जो स्थिति ऐसी नहीं कभी देखी थी, लेकिन आज जो स्थिति दिखाई देती है, जिस एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है वो बासी सदस्य है। इसमें ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर राजनीतिक पहलू ज़्यादा हावी हो रहे हैं या अंदरूनी कलह में भी अब वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। दूसरा सवाल ये भी बनता है इसमें कि क्या तेहरान नीतियों के लिए जिम्मेदार है या फिर ये मान करके चले कि अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है ईरान पर, ये उसकी एक मुख्य वजह है इस प्रोटेस्ट और इस आर्थिक संकट को लेकर। देखिए, जो पहला दिन का प्रोटेस्ट था उसमें छोटे छोटे बाजार जो मोबाइल फोन वाले होते हैं, सिम कार्ड वाले होते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो बाजार के लोग आए थे प्रोटेस्ट करने। फिर ईरानियन ट्रकर्स एसोसिएशन भी आ गया जो ट्रक चलाते हैं, उसके बाद पेंशनर्स आ गए, एजुकेशनिस्ट आ गए, बहुत सारे लोग मैदान में आ गए। ईरान में प्रोटेस्ट किस तरीके से प्रोपेगेंडा बन जाता है वेस्टर्न नैरेटिव में, और क्या एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस बार में डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा है। इस बार प्रोटेस्ट में हर चीज को हम उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे एक न्यूज आई थी कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का डेथ हो गया, एक्चुअली उसका डेथ नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें अभी डिसइंफॉर्मेशन में है। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए 1953 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मुसादिक आए थे ईरान में, तो CIA ने उसको हटाया था। तो कितना फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन होता है ईरान के अंदर वो हम नहीं जानते। और ये मैं हमेशा से मानती हूँ कि ईरान हमें अपने बारे में उतना ही बताना चाहता है जितना हम जानने के लायक हो या फिर जितना वो बताने के लायक हो। बहुत सारी चीजें जो है लेयर्स ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग में, प्रोपेगेंडा में, जो रजीम भी करती है, खासकर कुर्दिश के साथ। महसा अमीनी कुर्द थी, ईरानियन कुर्द। तो जो बात है कि बहुत सारे पैरेलल रियलिटीज ईरान में चल रहे हैं और इसके तुरंत प्रिडिक्ट कर पाना कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि अरब अपराइजिंग भी जब टूनीजिया से शुरू हुआ था, फिर इजिप्ट गया था, लिबिया गया था, लोगों को डेमोक्रेसी और ये सारी चीजों पे बहुत भरोसा था, लेकिन हो नहीं पाया ना। तो इसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, यानी अभी और इंतजार करना होगा। ठीक है, अब मैं शरद कोहली सर आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब आर्थिक संकट की बात किसी भी देश से जुड़कर सामने आती है तो एक बड़ा मामला हो जाता है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कैसे एक सरकार के पतन की शुरुआत भी हो जाती है। तो क्या सर वाकई में अब रिजीम चेंज हम इसे मान सकते हैं, जो जेनजीज का प्रोटेस्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है ईरान में, और आगे आने वाली तस्वीर ईरान की क्या हो सकती है आर्थिक मोर्चे पर ही? नमस्कार सुरभि, आपको, डॉक्टर चौधरी को और न्यूज इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और नववर्ष मुझे लगता है ईरान में शायद उतनी खुशियां ना लेकर आया हो, हम जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से। देखिए, आप ईरान की आर्थिक स्थिति समझने की कोशिश करिए। इन्फ्लेशन 50% का मतलब क्या हुआ कि जितनी बार आप दुकान पर सामान लेने जाते हैं, आपको उसकी कीमत पिछले साल के मुकाबले लगभग आधी बड़ी मिलती है। यानी कि अगर 10,000 रियाल की कोई चीज है तो आपको 15,000 रियाल की अगली बार मिलेगी, और बीच में भी बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि साल खत्म होने पे बढ़ती है, लगातार जब आप जाते हैं आपको बढ़ती मिलती है। तो आप इसको, हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। 50% का मतलब हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि आप बोरी भर के पैसा ले जाते हैं और आपको मुट्ठी भर के सामान मिलता है। मैं बिल्कुल आम भाषा में बात कर रहा हूँ। इस कदर बुरी है ये हालत, हमने जिम्बाब्वे में भी देखी थी। तो करेंसी फेल होने का पूरा पूरा चांस होता है। उसके अलावा बेरोजगारी, सोने पे सुहागा क्या है कि एक तो लोगों का पैसा सामान नहीं खरीद पा रहा है, और उसके ऊपर से बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है, और बेरोजगारी फैलने का कारण है कि वहां जो बिजनेसेस चल रहे थे सुरभि, वो बिजनेसेस एक एक करके बंद हो रहे हैं। वहां जो निवेश था, हजारों के हिसाब से सैंक्शंस ईरान के ऊपर इस समय लगी हुई है। हजारों के हिसाब से, हम शायद इतनी सैंक्शंस हैं वहां पर लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, करेंसी के ऊपर, कि हम शायद गिन भी नहीं सकते। अगर मैं गिनना चाहूँ तो बाकी का शो आपका शायद सैंक्शन गिनने में चला जाएगा। तो इन सैंक्शंस के चलते, और दूसरा, ईरान ने गलती क्या करी कि ईरान ने निर्भरता ऑयल के ऊपर रखी। वहां की अभी भी 25 से 30% GDP ऑयल पर निर्भर है, जबकि बाकी जो खाड़ी के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश है, मैं उदाहरण के तौर पर UAE ले लेता हूँ। UAE की जो हुकूमत है, उन्होंने अपने नागरिकों को आज से बहुत साल पहले बोल दिया था, क्योंकि वहां तेल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अबू धाबी को हम छोड़ दें तो दुबई, फिजेरा वगैरह जगह में ऑयल बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है जी। उन्होंने अपने नागरिकों को कह दिया था, और नागरिकों के जो आगे बच्चे आ रहे थे, जनरेशंस को, कि आप
ऑयल में अपना फ्यूचर मत ढूंढिए, अपना भविष्य मत ढूंढिए। आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए और बिजनेसेस करिए। इसीलिए यूएई ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया। बिल्कुल ईरान ने ऐसा नहीं किया और सोने पे सुहागा हुआ कि सैंक्शंस लग गई। तो इस कारण से अर्थव्यवस्था एक चक्र में पड़ गई और उधार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के ऊपर बढ़ता गया। सर, इतना क्योंकि उधार बढ़ आपने गया। ऑयल का जिक्र किया तो सर इससे जुड़ा एक सवाल ये भी मन में आता है कि सर जो स्थिति हम ईरान में अब देख रहे हैं और इसके पीछे एक मुख्य वजह यह भी है कि जब सरकार के पास सब्सिडी तक देने के पैसे नहीं है सर, और राजस्व के पास अभी तक ये तेल का मामला फंसा हुआ है, इसको लेकर भी यहाँ पर अगर मामले अटके हुए हैं तो सर फिर तो जेनजीज के पास या युवाओं के पास में सर ऑप्शन क्या बचता है इस प्रोटेस्ट के अलावा? नहीं, फिर आपको जो नेपाल में देखा था हमने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, आपको फिर वही देखने को मिलेगा। ये बात और है कि ईरान की जो सरकार है, खमेनेई है और जो बाकी उनके नजदीकी लोग हैं, वो इसको दबाने की कोशिश करेंगे। और मुझे यहाँ पर आगे हिंसा का भी संभावना दिखाई दे रही है। ये हिंसात्मक हो सकता है, ये वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट्स में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आर्थिक संकट जब आपके सिर पर इस कदर बढ़ जाता है कि आपकी रोजी रोटी और 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते हैं, तो वो लोग फिर सड़कों पे निकल आते हैं। और करेंसी का फेल होना, देखिए जिम्बाब्वे में जब करेंसी फेल हुई थी, मैंने आपको सुरभि उदाहरण दिया, बिल्कुल सर, तो वहां पर जिम्बाब्वे डॉलर को हटके यूएस डॉलर आ गया था। अब ईरान के साथ दिक्कत यह है कि अगर ईरान की करेंसी फेल होती है तो क्या रशिया अपनी रूबल करेंसी वहां पर दे देगा? ये तो समय बताएगा कि रशिया इस कदर मदद करेगा। पर मुझे जो ज्यादा बड़ी चिंता नजर आ रही है सुरभि, और मेरे ख्याल डॉक्टर चौधरी मेरी इस बात से सहमत होंगी जी, कि ये पूरे खाड़ी क्षेत्र में एक अनरेस्ट पैदा करने की मुझे हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि ईरान एक शिया डोमिनेटेड कम्युनिटी है, कंट्री है, वहां पर शिया लोग हैं और ईरान की बहुत सारे खाड़ी देशों से बनती नहीं है, शुरू से ही उनके बीच में आपस में तकरार रहता है। पर अगर वहां पर अनरेस्ट खड़ा होता है और अगर ये अनरेस्ट इसमें साइड्स यानी कि दो गुट बन जाते हैं, यानी कि रशिया एक तरफ है और वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ है, तो ये सुरभि मुझे जो डर लग रहा है कि ये प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, जो अभी हमें यूक्रेन में दिखाई दे रहा है, जो अभी ताइवान की तरफ आपको दिख रहा है कि ताइवान चाइना ताइवान की तरफ है और ताइवान को बाकी देशों की सहयोग मिल रहा है। यूक्रेन में नेटो यूक्रेन के साथ है, पर रशिया नेटो के यूक्रेन के खिलाफ है। तो ये अगर गुटबाजी अगर बढ़ती है तो ये संकट ईरान से निकलकर ये खाड़ी में स्प्रेड होगा और खाड़ी से ये विश्व में स्प्रेड हो सकता है। तो 2 समस्याएं हैं यहाँ पर सुरभि। एक तो ईरान की अपनी समस्या है जी सर, जो उसको आर्थिक तौर पर और सिविल तौर पर समस्या फेस करनी पड़ रही है। आपने जेनजी का बात किया, इसको अपराइजिंग बोलते हैं, कि ये वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे करके वायलेंस बढ़ेगी, लोगों की जान जाएंगी और पब्लिक प्रॉपर्टी का इसमें नुकसान होने का डर है, जो हमने नेपाल में देखा कि लोग जेनजी जो है वो जो वहां पर सरकारी संपत्ति है उसको हानि पहुंचाने लेंगे। और ईरान एक बहुत बड़ा देश है, करीब करीब 9-10 करोड़ की उसकी आबादी है, 357 बिलियन डॉलर की उसकी जीडीपी है। तो मुझे इस समय ईरान एक बहुत बड़ा, अगर मुझे क्षमा करेंगे शब्द इस्तेमाल करने के लिए, टाइम बॉम्ब की तरह नजर आ रहा है कि अगर ये विस्फोट होता है, ये फटता है, फटने से मेरा मतलब बॉम्ब फटने से नहीं है, फटने से मेरा मतलब आर्थिक संकट अगर इस कदर बढ़ जाता है तो ये बहुत ही सीरियस एक समस्या खड़ी हो सकती है। और दूसरा, ईरानियों को वहां से भागने का मौका नहीं मिलेगा। या तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप भाग के दूसरे देश में चले जाते हैं, पर दूसरे देश भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वहां शिया सुन्नी का चक्कर है और भी प्रॉब्लम्स है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या मुझे होती दिख रही है। इस पे बहुत नजदीकी से हमें नजर बना के रखनी चाहिए। और भारत और ईरान के सुरभि एक जरूरी बात हम करना भूल गए कि भारत और ईरान के संबंध अच्छे हैं जी। और आपको पता होगा चाबहार पोर्ट है, भारत ने निवेश भी किया हुआ ईरान में। तो मुझे लग रहा है कुछ हद तक भारतीय निवेश के लिए भी चिंता की बात मुझे नजर आती है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ अब आपके पास। शुभदा चौधरी जी का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। मैम, सवाल ये भी जो अभी शरद सर भी कह रहे थे, क्योंकि उनकी ओर से भी ये सवाल उठाया गया कि जो ईरान में इस वक्त चल रहा है, ऐसे में ये टाइम बॉम्ब की तरह दिखाई देता है। शब्द शायद गलत हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त हालिया तस्वीरें सामने आ रही हैं तो फिर ये शब्द चुन लिए जाते हैं, ऐसे शब्द ही बार बार कोट किए जाते हैं। एक सवाल ये भी मैम, इसे ये भी कहा जा रहा है कि ये लास्ट बैटल की तरह देखा जा रहा है। लास्ट बैटल टर्म करना, डिक्टेटरशिप को बाहर निकालने की बात कहना, मुल्लाओं को बाहर जाने की बात कहना, ये ऐसे नारे जब सामने आते हैं या सुनाई देने लगते हैं किसी भी सरकार के खिलाफ, तो फिर सवाल यही होता है कि अगर खामेनेई सरकार नहीं तो फिर ईरान में अब किसका समर्थन करना चाह रही है ये जनता, ये जेनजी किसकी सरकार देखना चाह रही है, उनकी मांगे क्या कुछ है, ये सुनेगा कौन और इस पर फिर उचित कार्रवाई कैसे और
कब तक हो पाएगी? देखिए सुरभि जी, जो ये प्रोटेस्ट है इसमें सिर्फ जेंजी नहीं है, पूरे एज ग्रुप के लोग, बहुत सारे बैकग्राउंड के लोग इन्वॉल्व हैं। हम्म। तो इनका जो बेसिक नीड है वो आर्थिक सामाजिक है, पॉलिटिकल है नहीं। पॉलिटिकल इसको बनाया जा रहा है, ये वेस्टर्न नैरेटिव है। दूसरा, खामेनी का अब जो है, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो रिटायरमेंट का एज आ चुका है, और नेक्स्ट जो उनका रिप्लेसमेंट होगा उसकी बात भी पिछले 6 से 7 महीनों से चल रही है। अगर खामेनी जो कंट्रोल करेंगे या फिर उनके बाद आईआरजीसी करेगा तो आईआरजीसी ज्यादा खतरनाक है। जहां तक बात रही कि प्रोटेस्टर्स का सुनेगा कौन, तो प्रेसिडेंट तो सुन रहे हैं वो उस चीज को, क्योंकि जब जब यूएस के साथ निगोशिएशन किया है ईरान ने, तो तोमान और रियाल दोनों के वैल्यू थोड़े कम हुए हैं। अब जहां तक बात रही कि क्या बाकी के गल्फ स्टेट्स में भी ये फैलेगा, तो जो शिया पॉपुलेशन है, दो चीजें हमें याद रखनी है। पहला, 79 में ईरानियन रेवोल्यूशन जो होता है जिसमें अयतोल्ला खोमेनी आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि शिया क्लर्जी और ईरान की पॉलिटिकल जो डोमिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है जी। वो शिया क्लर्जी को हटाया नहीं जा सकता, उनका बहुत ग्रास रूट्स रीच है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा, कि बाकी के गल्फ स्टेट्स में भी, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कुवैत हो, ओमान हो, बहरीन हो, जहां पे ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं, उन सारे देशों में भी उस समय जहां जहां ऑयल फील्ड्स हैं वहां शिया पॉपुलेशन ज्यादा है जी। माइनॉरिटी है लेकिन है। तो चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आर्म लॉबीज होती हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो पैसा बनाते हैं, वो इससे पैसा बनाएंगे। जहां तक बात रही कि क्या लोगों की फिक्र है डोनाल्ड ट्रंप या फिर नेतन्याहू या किसी को भी, तो किसी को नहीं, क्योंकि सैंक्शन कभी किसी रिजीम को उतना चोट नहीं पहुंचाता है। सैंक्शन हमेशा हमेशा लोगों को ज्यादा चोट पहुंचाता है। टूरिज्म बढ़ क्यों नहीं पाया? टूरिज्म इसलिए नहीं बढ़ पाया ईरान का क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, वीजाज के लिमिटेशन है, चाइना और रशिया से तो बढ़ा हुआ है। तो हमारे लिए एक चीज ये है जो मुझे लगता है कि चिंता का विषय है कि चाइना ने ईरान पे इतनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं कि कहीं ना कहीं ईरानियंस चाइना पे ज्यादा भरोसा करते हैं और भारत पे कम। उनके कॉन्ट्रैक्ट लॉज जो हैं, लेबर लॉज जो हैं, उनका फंडिंग है और बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, अभी यमन में यूएई और सऊदी अरेबिया का मुठभेड़ चल रहा है। उसके अलावा जो है, लेकिन जो मैम रेड सी है स्थिति जो वहाँ प्रोटेस्ट हुथी की का जब हम चल रहा देखते है। हैं और सुरक्षा बलों की ओर से लाइव फायर जैसे कदम उठाए जाते हैं, तो फिर सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ईरान खुद ये चाहता है कि इसमें कहीं कोई बातचीत का या कोई इस मसले को हल करने का नतीजा और ना रह जाए, उस दरवाजे को पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, ईरान की पार्लियामेंट है, मजलिस है, जहाँ पे बात चल रही है। इनफैक्ट पेजेश्कियान जी का कमेंट्री जो उनका पॉलिटिकल टर्मोइल पे, वो उसको ट्रांसपेरेंटली डील भी कर रहे हैं। और बाकी के जितने भी लीडर्स रहे हैं ईरान के, उसमें पेजेश्कियान जी कंपैरेटिवली डव है, हॉक नहीं है। तो वो चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, ये सोशो इकोनॉमिक रीजन के कारण प्रोटेस्ट है। जब भी कोई प्रोटेस्ट तो होता है लॉन्ग लिव द शाह के नारे ये किसके लिए मैम? ये तो काफी फंडिंग भी है ना इसमें। जो शाह यूएस में मैरीलैंड में रहता है, जिसको ईरानियन डायस्पोरा के साथ कनेक्शन है, वो ईरान के ग्रास रूट्स लेवल पे बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ग्रास रूट्स लेवल पे उतनी पहुंच नहीं है। उसके लिए अगर नारे लग रहे हैं, हाँ, क्या शाह के टाइम पे ज्यादा फ्रीडम था? क्या शाह के टाइम पे लोगों के पास ज्यादा ह्यूमन राइट्स का और खासकर जूस का, क्योंकि 20,000 जूस अभी भी ईरान में रहते हैं, क्या ज्यादा उनको इंडिपेंडेंस था? क्या बाकी कंपैरेटिवली ज्यादा सेकुलर था? तो हाँ, ये रीजन है, बिल्कुल है। लोग शाह को नहीं चाह रहे, वो उस इंडिपेंडेंस को चाह रहे हैं, और शाह उस चीज को यूएस में बैठे बैठे उसको एक मोहरा बना रहे हैं। क्योंकि समय का अभाव है, इस वजह से मुझे आप दोनों को यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बात को आपने रखा। डॉक्टर शुभदा चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, मिडिल ईस्ट की जानकार, और शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़े, आर्थिक मामलों के जानकार, और दोनों ने ये समझाने और बताने की बखूबी कोशिश की कि ईरान में जो इन दिनों चल रहा है, क्या वाकई ये राजनीतिक पहलुओं पर अपनाया गया कोई कदम है? क्या इस प्रोटेस्ट को बल देने के पीछे भी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम कह सकते हैं
कि इसके पीछे भी डीप स्टेट थ्योरी लागू होती है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं और क्या होगा रिजल्ट ईरान का, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इसके लिए भी इंतजार करना होगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।